दुनिया में इस समय 4 बड़े धर्म हैं: ईसाई धर्म, इस्लाम, हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म। दुनिया की कुल आबादी में ईसाई धर्म को मानने वालों की संख्या 31% है। इस्लाम को मानने वालों की संख्या 25% है, यानी इस्लाम दूसरा सबसे बड़ा धर्म है पूरी दुनिया में। और हिंदू धर्म को मानने वालों की संख्या करीब 15% है। बौद्ध धर्म को मानने वाले 7% हैं और 7% लोग अन्य धर्मों को मानने वाले हैं, जबकि 15% ऐसे लोग हैं जो किसी धर्म में विश्वास नहीं रखते। ये पूरी दुनिया का ब्रेकअप है आपके सामने। पूरी दुनिया में कितने लोग किस धर्म को मानते हैं, क्योंकि इस समय अब दुनिया में एक धर्म युद्ध चल रहा है। पहले नंबर पर ईसाई धर्म है, दूसरे नंबर पर इस्लाम है। इस्लाम लगभग 25% लोग मानते हैं, और अगर आप हिंदू धर्म को देखें तो 15.2% लोग हिंदू धर्म को मानने वाले हैं। दुनिया में इस समय करीब 57 देश ऐसे हैं जहां इस्लाम को मानने वाले बहुसंख्यक हैं। 57 देश। इन देशों में करीब 200 करोड़ मुसलमान रहते हैं। इनमें से बहुत कम देश ऐसे हैं जहां लोकतंत्र है, लेकिन इन देशों में यह लोकतंत्र भी अलग अलग कई रूपों में बहुत कमजोर है। जहां लोकतंत्र है भी, वहां भी बहुत कमजोर लोकतंत्र है। फिलहाल दुनिया में ऐसा कोई मुस्लिम देश नहीं जो पूरी तरह से 100% लोकतांत्रिक हो। मलेशिया और इंडोनेशिया लोकतांत्रिक देश जरूर हैं, लेकिन वहां भी कट्टर इस्लाम की जड़ें बहुत मजबूत हैं और लोकतंत्र ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा। फ्लॉड डेमोक्रेसी उसे कहते हैं। पाकिस्तान, टर्की और बांग्लादेश और नाइजीरिया जैसे देशों में जो लोकतंत्र है, उसे आप इस्लामिक राज और लोकतंत्र का मिश्रण कह सकते हैं। इसे हाइब्रिड डेमोक्रेसी कहते हैं। जबकि इमरान खान में एक तरह से, जबकि अगर आप ईरान की बात करें तो ईरान में एक तरह से तानाशाही है। इराक और लीबिया जैसे इस्लामिक देशों में कठपुतली सरकारें हैं। कई देशों में इस्लाम की कट्टर विचारधारा को माना जाता है। उदाहरण के लिए सऊदी अरब में आज भी अदालतें शरिया कानून के हिसाब से ही फैसले सुनाती हैं। सऊदी अरब में सिर कलम करके सजा देने का आज भी प्रावधान है। तो ये इस्लाम की दुनिया है, इस्लामिक वर्ल्ड जिसे आप कहते हैं, जो लगभग 57 देशों में है इस समय पूरी दुनिया में। और वहां किस तरह का लोकतंत्र है, किस तरह का शासन है और क्या विचारधारा है, ये आपको बताया। ये एक अलग दुनिया है जो पूरी दुनिया से अलग है, कटी हुई है। यूरोप की बात की जाए तो आबादी के हिसाब से सबसे ज्यादा मुसलमान अभी फ्रांस में रहते हैं, जहां मुसलमानों की आबादी 9% है। इसीलिए फ्रांस में यह सब हो रहा है। 8% मुस्लिम आबादी के साथ ऑस्ट्रिया दूसरे नंबर पर है। 8% लोग ऑस्ट्रिया में इस धर्म के हैं। अब ऑस्ट्रिया में भी ऐसे हमले होने लगे हैं। और 6% मुस्लिम आबादी के साथ ब्रिटेन तीसरे नंबर पर है। लेकिन यूरोप में मुसलमानों की आबादी तेजी से पिछले कुछ वर्षों के दौरान ही बढ़ी है। इसके पीछे 2 बड़े कारण हैं। पहला है मुसलमानों के बीच ज्यादा जन्म दर और दूसरा है पलायन। 2010 से 2016 के बीच 6 साल में यूरोप की मुस्लिम आबादी में करीब 29 लाख का इजाफा हुआ है। और यह जन्म से होने वाली वृद्धि है, क्योंकि मुस्लिम परिवार ज्यादा बड़े होते हैं, वहां जन्म दर ज्यादा होती है, ज्यादा सदस्य होते हैं, ज्यादा बच्चे पैदा होते हैं, इसलिए इनकी आबादी तेजी से बढ़ती है। आंकड़ों के मुताबिक यूरोप में मुसलमानों की जन्म दर उनकी मृत्यु दर से ज्यादा है। इसी अवधि के दौरान यूरोप में गैर मुसलमानों की जनसंख्या 16 लाख कम हो गई। यानी मुस्लिम जो आबादी है वो तो लगातार तेजी से बढ़ रही है, 29 लाख बढ़ गए, और जो गैर मुस्लिम आबादी है वो कम हो रही है, वो 16 लाख कम हो गई। 2010 से और 2016 के बीच 6 साल में पलायन करके यूरोप आने वाले मुसलमानों की संख्या 34 लाख से ज्यादा थी, जबकि इस दौरान सिर्फ 12 लाख गैर मुसलमानों ने अपने देशों से यूरोप के देशों में पलायन किया। इस दौरान धर्मांतरण करने वाले गैर मुसलमानों और मुसलमानों की संख्या लगभग 1,60,000 थी। यूरोप के इन देशों में मुसलमानों को कट्टरपंथी 3 तरीकों से बनाया जाता है। कट्टरपंथी बनाने के 3 बड़े तरीके। पहला, इसके तहत यूनिवर्सिटीज में कट्टरपंथी विचारधारा को मानने वाले लोगों को उनके समूह बनाए जाते हैं और फिर ये लोग छात्रों के बीच अपनी विचारधारा को फैलाते हैं। यानी कॉलेज से ही इन्हें कट्टरपंथ की तरफ धकेल दिया जाता है। दूसरे तरीके में छात्रों को स्कॉलरशिप का लालच दिया जाता है। इस्लामिक कट्टरपंथी इन छात्रों की पढ़ाई का खर्चा उठाने का वादा करते हैं, फिर इन्हें स्थानीय मदरसों और समुदायों में इस्लाम पढ़ाने के लिए भेजा जाता है और धीरे धीरे यही शिक्षा कट्टरपंथ की ट्रेनिंग में बदल जाती है। तीसरे तरीके में एनजीओज की मदद ली जाती है। इन एनजीओज को जो फंडिंग मिलती है उसका इस्तेमाल दूसरे धर्मों के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए किया जाता है। इसलिए बहुत सारी एनजीओज से भी आपको सावधान रहना है। और यह कारण है कि यूरोप में
अब इतना जबरदस्त तरीके से कट्टरपंथ फैल रहा है। ऐसा नहीं है कि यूरोप के देश आतंकवाद को रोकने की कोशिश नहीं कर रहे, लेकिन इसे रोकने की कोशिशें अक्सर असफल रहती हैं। एक रिसर्च के मुताबिक वर्ष 2001 में यूरोप में आतंकवाद की 4 घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश हुई थी, सिर्फ 4, लेकिन इसमें से आतंकवादियों को एक में ही सफलता मिली। लेकिन 2015 में 4 आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दिया गया, जबकि 16 कोशिशों को असफल किया गया। 2016 में आतंकवाद की 10 घटनाएं हुई, जबकि 20 कोशिशों को नाकाम किया गया। 2017 में करीब 15 आतंकवादी हमले हुए और 19 कोशिशों को असफल किया गया। 2018 में 6 आतंकवादी हमले हो चुके हैं और 12 को समय रहते रोक लिया गया। यानी अगर आप देखेंगे इस पूरे नक्शे पर, बड़ी स्क्रीन पर अगर आप देखें तो आप देखेंगे कि 2000 में जो हमले थे, आतंकवादी हमले, वो बहुत कम थे यूरोप में, और 2015 के बाद से 2016, 17 और 18 में ये हमले अचानक से बढ़ गए। जैसे जैसे कट्टरपंथ इस्लाम बढ़ रहा है, जैसे जैसे कट्टरपंथी पॉपुलेशन वहां पर बढ़ रही है, वैसे वैसे आतंकवादी हमले भी यूरोप में बढ़ते जा रहे हैं। और यह सब इसलिए हुआ क्योंकि यूरोप के इन देशों ने दिल खोलकर शरणार्थियों को अपने देशों में जगह दी है, दिल खोलकर इन्हें स्वीकार किया है और अपने आप को पूरी दुनिया के सामने सेकुलर दिखाने की कोशिश की है। शरणार्थियों के लिए दरवाजे खोलने का नतीजा क्या होता है, यह आज ऑस्ट्रिया के लोगों ने देख लिया। लेकिन यूरोप के ही एक और देश पोलैंड ने कट्टरपंथियों को रोकने के लिए जो किया, वो आज पूरी दुनिया के लिए एक सबक है। अब समझिए ऑस्ट्रिया और पोलैंड में क्या फर्क है। ये दोनों बिल्कुल अलग अलग मॉडल हैं, एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत। ऑस्ट्रिया में क्या हुआ आपने देख लिया, फ्रांस में क्या हुआ आपने देख लिया, जर्मनी में क्या हुआ आपने देख लिया। ऑस्ट्रिया की आबादी 90 लाख है, छोटा सा देश है, जबकि पोलैंड की आबादी 3 करोड़ 70 लाख है। लेकिन आप हैरान रह जाएंगे कि ऑस्ट्रिया की आबादी में मुसलमानों की हिस्सेदारी करीब 8% है, यानी वहां बड़ी हिस्सेदारी है मुस्लिम आबादी की 8%, जबकि पोलैंड में मुसलमानों की आबादी सिर्फ 0.1% है, नेग्लिजिबल। ऐसा नहीं कि यूरोप के बाकी देशों ने पोलैंड पर शरणार्थियों को शरण देने का दबाव नहीं बनाया था, पूरा दबाव था। लेकिन जहां एक तरफ ऑस्ट्रिया ने दिल खोलकर मध्य एशिया से आए शरणार्थियों का स्वागत किया, उन्हें अपने नागरिकों को मिलने वाले ज्यादातर अधिकार दे दिए, वहां रहने की जगह दी, अच्छा जीवन दिया, रहने के लिए छत दी, और इन लोगों ने बदले में आतंकवाद दिया। वहीं पोलैंड ने एक भी इस्लामिक शरणार्थी को अपने देश में जगह नहीं दी। उसने साफ इनकार कर दिया, हम किसी को अपने यहां जगह नहीं देंगे। इसका नतीजा यह हुआ कि पोलैंड में हाल के वर्षों में आतंकवाद की कोई घटना नहीं हुई है, बिल्कुल शांति है वहां। कुछ समय पहले जब पोलैंड के एक सांसद से एक न्यूज चैनल पर डिबेट के दौरान यह सवाल पूछा गया कि क्या उनकी पार्टी इस्लामिक देशों से आने वाले शरणार्थियों के साथ भेदभाव नहीं कर रही, तो वहां के सांसद ने साफ किया था कि उनके देश ने यूक्रेन से आए 20 लाख शरणार्थियों को अपने यहां जगह दी है, लेकिन हम अपने यहां एक भी कट्टरपंथी मुसलमान को शरण नहीं देंगे। यानी यूक्रेन से आए लोगों को तो रख लिया, लेकिन और कहीं से नहीं, क्योंकि लोगों ने उनकी सरकार को इसलिए चुना है, चाहे दुनिया उन्हें रंगभेदी कहे, चाहे राष्ट्रवादी कहे, लेकिन हम अपने देश के लोगों से किया गया वादा नहीं भुला सकते, क्योंकि देश के लोगों ने हमें इसलिए चुना है कि हम शरणार्थियों को आने नहीं देंगे। कुछ इस्लामिक देश ऐसे हैं जो जिहाद जैसी कट्टरपंथी विचारधारा को खुलकर समर्थन देते हैं और इसे खुलकर बढ़ावा देते हैं धर्म के नाम पर। हैरानी की बात यह है कि इनमें से कई देशों में जिहाद के नाम पर मुसलमान ही मुसलमानों को मार रहे हैं, क्योंकि जिहाद को अक्सर ये कहा जाता है, ये लोग धर्म के नाम पर जब करते हैं, कि इस्लाम को बचाने के लिए हो रहा है, इस्लाम को प्रमोट करने के लिए हो रहा है। लेकिन कई बार इसमें आपने ये भी नोट किया होगा कि मुसलमान ही मुसलमानों को मार रहे हैं। उदाहरण के लिए इराक, सीरिया और ईरान जैसे देशों में मुसलमान ही मुसलमानों से लड़ रहे हैं आपस में। इतना ही नहीं, पूरी दुनिया में इस्लाम का इस समय किसी ना किसी धर्म या किसी ना किसी जाति के साथ युद्ध चल रहा है। आप दुनिया के किसी भी क्षेत्र में, किसी भी एरिया में चले जाइए, वहां इस्लाम का कहीं ना कहीं युद्ध किसी ना किसी के साथ चल रहा है। कट्टरपंथी मुसलमान पहला निशाना उन मुसलमानों को बना रहे हैं जो इस्लाम में सुधार के पक्षधर हैं। यानी इस्लाम में भी 2 तरह के लोग हैं, वो आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं। एक प्रोग्रेसिव लोग हैं जो अमन और शांति से रहना चाहते हैं, और एक वो लोग हैं जो कट्टरपंथी हैं। तो ये लोग आपस में लड़ रहे हैं। इस समय शिया और सुन्नियों के बीच में लड़ाई चल रही है।
वहाबी और सलाफी मुसलमानों के बीच युद्ध हो रहे हैं। ईसाईयत और इस्लाम के बीच युद्ध चल रहा है। म्यांमार और थाईलैंड जैसे देशों में मुसलमान वहां बौद्ध धर्म को मानने वालों से लड़ रहे हैं। बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे देशों में हिंदुओं से लड़ रहे हैं और फिलिस्तीन में मुसलमानों की जंग यहूदियों से हो रही है। इसलिए हर जगह कहीं ना कहीं जंग चल रही है। दुनिया में सभी धर्मों का राजनीतिकरण हुआ है, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा इस्लाम धर्म का राजनीतिकरण हुआ है, यानी इस्लाम के साथ राजनीति को जोड़ दिया गया है। और अब इतने जो हमने आपको नेताओं के नाम बताए हैं, ये सारे नेता अब अपनी राजनीति को चमकाने के लिए धर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी धर्म और राजनीति अब मिल गए हैं। ज्यादातर इस्लामिक देशों में रहने वाले लोग अपनी सरकार का विरोध नहीं कर पाते, कर भी नहीं सकते, क्योंकि वहां लोकतंत्र नहीं है, मानव अधिकार नहीं है। लेकिन जब इन देशों में रहने वाले लोग यूरोप या अमेरिका में शरणार्थी बनकर जाते हैं तो अचानक इन्हें पूरी आज़ादी मिल जाती है और ये लोग वहां अपने धार्मिक नियमों के मुताबिक रहना चाहते हैं। वहां पर इन्हें पूरी आज़ादी चाहिए। दुनिया के हर एक देश की मुस्लिम आबादी को कुछ देशों के नेता मुस्लिम राष्ट्रवाद के फॉर्मूले से एक साथ लाना चाहते हैं। फ्रांस के खिलाफ टर्की ने ऐसा ही करने की कोशिश की। एक मुस्लिम राष्ट्रवाद का नया कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है। हालांकि अक्सर मुस्लिम देश या तो आपस में ही युद्ध करते हैं या फिर जंग शुरू होने पर दूसरे मुस्लिम देशों का साथ नहीं देते हैं। पश्चिम एशिया के कई मुस्लिम देश दुनिया के सबसे अमीर देशों में हैं। एक मुस्लिम देश एशिया और अफ्रीका के गरीब देशों में पैसा भेजकर वहां के मुसलमानों को भड़काते हैं। और अगर मुसलमानों की दूसरे धर्मों के साथ ये लड़ाई ऐसे ही चलती रही तो जल्द ही दुनिया की अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ा परिवर्तन दिखाई दे सकता है, यानी एक नया वर्ल्ड ऑर्डर शुरू हो सकता है। क्योंकि अब ये लड़ाई दो मोर्चों पर लड़ी जा रही है। एक तरफ मुसलमान और गैर मुस्लिम है, दूसरी तरफ सुधारवादी मुस्लिम और कट्टरपंथी मुस्लिम आपस में लड़ रहे हैं। लेकिन मुस्लिम देशों में सुधारवादी मुसलमानों की राह आसान नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर इस्लामिक देशों में कट्टरपंथ का विरोध करने वालों को या तो मौत की सज़ा दी जाती है, जीवन भर के लिए जेल में डाल दिया जाता है, या फिर उन्हें देश छोड़कर भागना पड़ता है। ये कट्टरपंथी चाहें तो हिंदू धर्म से सबक ले सकते हैं, सीख ले सकते हैं। आपको याद होगा, हर सोसाइटी और हर धर्म जब अपने आप में कोर्स करेक्शन करता है, अपने आप में सुधार करता है, तो वहां उस धर्म को मानने वाले जो लोग हैं वो धीरे धीरे उसे स्वीकार करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हिंदू धर्म में बाल विवाह, सती प्रथा, दहेज प्रथा जैसी गलत प्रथाएं वर्षों से, सदियों से चलती आ रही थी। और एक समय पर तो भारत में हिंदू विधवाओं को दोबारा विवाह की इजाजत तक नहीं थी, सब कुछ धर्म के नाम पर। जिन लोगों ने इन प्रथाओं का विरोध किया और इनका अंत किया, उन्हें हमारे यहाँ धर्म विरोधी नहीं बल्कि समाज सुधारक कहा गया। ये फर्क आज दुनिया के सभी लोगों को समझना चाहिए, क्योंकि जब किसी धर्म की कुरीतियों को मिटाया जाता है तो वो धर्म भ्रष्ट नहीं होता, बल्कि वो धर्म और ज्यादा परिपक्व और ज्यादा सौहार्दपूर्ण हो जाता है। लेकिन पूरी दुनिया के लिए ये अब वेकअप कॉल है। आप समझ लीजिए कि अलार्म बज रहा है। पूरी दुनिया को अपनी नींद से उठना होगा और अब नए तरीके से इस कट्टरपंथ के खिलाफ युद्ध शुरू करना ही पड़ेगा। फ्रांस जैसे देश अब जाग चुके हैं। मैक्रों सिर्फ 42 साल के हैं और उन्होंने पूरी दुनिया को बता दिया है कि एक अच्छे नेता को कैसे फैसले करने चाहिए। भारत को भी वैसा ही करना होगा अगर भारत जैसे देश अमन शांति से रहना चाहते हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.